हेलो ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो हम करेंगे यूजिंग द हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। लास्ट के कुछ दो लेक्चर में हमने हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव किए थे। आज हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, उसको देखेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास एक वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? Find out the Hamiltonian of a linear harmonic oscillator, one dimensional linear harmonic oscillator basically, which is basically क्या है? Mass attached with a spring. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, should be spring. And find out the equation of motion using Hamiltonian formulation of mechanics. तो Hamilton's equation of motion, या कई बार हम उसे Hamiltonian equation of motion भी बोल देते हैं, उसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है और इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, एक रिजिड वॉल से स्प्रिंग के जरिए एक मास, जिसे मैं P कह रहा हूं, वो अटैच्ड है विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है, ठीक है। और लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी मास का वो x है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम t पे मास का जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो x है, ठीक है। क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस है तो मैं इस एक्सिस को x एक्सिस बोल देता हूं। सो दिस इज बेसिकली द x एक्सिस। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, मतलब ये x जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा इसको निकालना। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किसी भी टाइम में यदि x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो x हमारे पास हम अज्यूम कर सकते हैं x एज अवर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। बिकॉज x किसी भी टाइम पे इस ब्लॉक की पोजीशन को, इस मास की पोजीशन को परफेक्टली स्पेसिफाई जो कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन को परफेक्टली स्पेसिफाई जो कर सकता है वो x है, ठीक है। यदि हमें x पता हो, हमें पता होगा ये पार्टिकल या मास, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पे कितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है, ठीक है। यहां पर हम स्प्रिंग को मासलेस अज्यूम करके चल रहे हैं, तो जो हमारा डायनेमिकल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर वो केवल ये मास है, ठीक है। तो x हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि हमें हैमिल्टोनियन निकालना है, h निकालना है सिस्टम का। हैमिल्टोनियन का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, सो हैमिल्टोनियन का मतलब हमें h निकालना है, ठीक है। और हमें h निकालने के लिए l की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि l के लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम h बना सकते हैं। सो हमें l की जरूरत है। l बाय डेफिनेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी T माइनस पोटेंशियल एनर्जी U होता है। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी T क्या होगी? तो T हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसी भी एक टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m, और उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है यानी कि x डॉट, उसका स्क्वायर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। और पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लीनियर ऑसिलेटर हमारे पास है, पार्टिकल जो है वो एक x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पे जो सरफेस है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, तो हमेशा जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। लेकिन स्प्रिंग की वजह से इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
स्प्रिंग और मास दोनों सिस्टम है। स्प्रिंग हम मासलेस ले रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर डिस्प्लेसमेंट x है, उस पर्टिकुलर टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ kx² हमारे पास होती है। ठीक है, हमें ये ऑलरेडी पता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ऑफ mx.² और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गया हाफ ऑफ kx²। तो हम लैग्रेंजियन बना सकते हैं और लैग्रेंजियन की हेल्प से हम हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, और हाफ ऑफ mx.² हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² बेसिकली। और क्योंकि हमारे पास मास का खुद का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो स्प्रिंग की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पूरे सिस्टम की होगी, दैट इज हाफ kx², वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो लैग्रेंजियन हमने निकाल दिया है। आपको पता है कि हमें हैमिल्टोनियन निकालने के लिए, अगर हम हैमिल्टोनियन निकालना चाहते हैं सिस्टम का, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ओवर ऑल दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो qj डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी हमारे पास हो गया, p सबस्क्रिप्ट j जनरलाइज्ड मोमेंटम माइनस लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास जो h होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन h की ये होती है, जहां पर हमारे पास q सबस्क्रिप्ट j जो है वो सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो भी हमारे पास हैं वो ये हैं, और साथ ही साथ जो p है वो हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम है। बहुत सारे जनरलाइज मोमेंटम हमारे पास है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास यहाँ पर q, पहले तो हमारे पास j हमारे पास एक है, क्योंकि हमारे पास j एक है तो h जो होगा वो क्या होगा, q डॉट p माइनस l। ठीक है, मैं सबस्क्रिप्ट 1 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि एक ही है, तो हमारे पास q हो गया, और q जो हमारे पास है वो x है। ठीक है, तो ऑब्वियसली q डॉट जो हमारे पास होगा वो x डॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस q डॉट मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर x डॉट हमारे पास हो गया। जनरलाइज्ड मोमेंटम बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जो हमारे पास हमारे पर्टिकुलर केस में x डॉट है। तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है। ये हम अपने पिछले क्लासिकल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो, जहां मैंने ये भी ड्राइव कर रखा है, ये भी ड्राइव कर रखे हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपरली। सो हमारे केस में जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में, वो इस लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। अब क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारे पास एक्स डॉट पे डिपेंड करता नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव होगा नहीं या जीरो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा एंड दैट विल बी एक्स डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव हाफ ऑफ m, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट। तो हमारे पास ये हो जाएगा m x डॉट। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम है इस केस में। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटरी केस में हमारे पास ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है। तो हैमिल्टोनियन हमारे सिस्टम का क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी यानी कि x डॉट मल्टीप्लाइड विद द करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम, यानी x डॉट के करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है हमारे पास, mx डॉट है, हमने अभी भी निकाल लिया है, माइनस लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन क्या है हमारे पास, पहले मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k x स्क्वायर, ये हमारे पास लैग्रेंजियन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहला एम एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट, एम एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और फिर मेरे पास बिकॉज ऑफ दिस माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो हमारे पास ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हाफ आ जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अपना पहला पार्ट जो हमें पूछा गया था वो हमने कर लिया है। इस तरह के सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है,
ऑब्वियसली यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और हाफ के एक्स स्क्वायर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो एच जो है हैमिल्टनियन जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का, एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्प्रिंग मास सिस्टम का जो हमारे पास हैमिल्टनियन आया वो टोटल एनर्जी आया। ठीक है, एच इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइन, सो एच इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको जरूर ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि H हमेशा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आए। ठीक है, हम आगे लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि H टोटल एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सिस्टम का। ठीक है, लेकिन इस केस में, सिंपलेस्ट केस में, हमारे पास H जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आया था। अब अगला हमारा काम क्या है? अगला हमारा काम है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स में जो बेसिक है वो है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे लैग्रैंजियन फॉर्मूलेशन में लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ यूलर लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है, व्हिच इज बेसिकली गिव्स अस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रॉपर किसी इनिशियल कंडीशन में और या हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसके बेस पर हम उसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सबसे जो बेसिक होता है वो होता है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरल केस में क्या हमारे पास होता है? वो होता है क्यू डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एंड पी डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल माइनस साइन के साथ डेल एच बाई डेल क्यू। ये हमारे पास दो होती हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं उतने ही हमारे पास, मान लो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट भी लगा सकते हैं, जे 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 एंड जे गोज फ्रॉम 1 टू इट कैन बी 1 2 3 एंड जितने भी हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं उतने जनरलाइज्ड वेलोसिटीज होंगे, उतने जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारे पास होंगे। सो दीज आर द बेसिकली हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इस केस में हम इसको अब अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द आवर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जे हमारे पास 1 ही है और क्यू जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास था वो एक्स है। जनरलाइज वेलोसिटी यानी कि क्यू डॉट हमारे पास एक्स डॉट है। तो हमारे पास जो ये हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है या हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएंगे एक्स डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एंड पी डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल एक्स। क्यू की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम है P जो है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे पहले, दैट वाज m x डॉट लैग्रैंजियन से जब हमने हैमिल्टनियन बनाया था। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत थी, तो P वाज m x डॉट। सो वी कैन राइट दिस हैमिल्टनियन इन टर्म्स ऑफ P एंड x बिकॉज हैमिल्टनियन H जो है इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड P। जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसकी हेल्प से h को इन टर्म्स ऑफ p एंड x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास p इज इक्वल टू mx डॉट है तो x डॉट क्या हो जाएगा p बाई m। इसका मतलब हमारे पास h में जहां पर भी x डॉट है उसको हम p बाई m से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है हाफ ऑफ m p स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे, तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, वी हैव p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के x स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हैमिल्टनियन की, हैमिल्टनियन शुड बी अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम, वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है कि हैमिल्टनियन जो है p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के x स्क्वायर हमारे पास होता है। अभी भी ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, अभी भी हमारे पास हैमिल्टनियन जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इस हैमिल्टनियन की हेल्प से हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। हमें क्या चाहिए, डेल एच बाई डेल पी चाहिए। डेल एच बाई डेल पी अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ इट विल बी पी बाई एम, डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म का होगा। ठीक है, तो डेल एच बाई डेल पी इज 2p बाई 2m, 2 से 2 कैंसिल, p बाई एम
एंड डेल एच बाई डेल एक्स जो मुझे चाहिए वो आएगा हाफ ऑफ के, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, के एक्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया कि मेरे पास एक्स डॉट जो है वो पी बाई एम है एंड पी डॉट माइनस दिस थिंग, पी डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि ये कपल्ड इक्वेशन मेरे पास है, पी को निकालने के लिए मुझे एक्स की जरूरत है कि पी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसके लिए एक्स की जरूरत है, या एक्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे पी जानने की जरूरत है। तो एज सच इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकते हैं टाइम के साथ। तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स डॉट का एक बार और डेरिवेटिव एक्स डबल डॉट हो जाएगा, विच इज नथिंग बट बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मेरे पास होगा इक्वल टू पी, एम तो मेरे पास कांस्टेंट है, एंड दैट विल बी पी डॉट या फिर डी पी बाई डी टी, पी डॉट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है माइनस के एक्स बाई एम। इसका सीधा सा मतलब है मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन वाज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी एक्स डबल डॉट जो मेरे पास ये था, एक्स डबल डॉट टर्न्स आउट बी पी डॉट बाई एम, पी डॉट मैंने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, के बाई एम, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, इसको मैं एक और कांस्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स पुट के बाई एम एज सम ओमेगा स्क्वायर, सम कांस्टेंट। ठीक है, दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकता हूँ, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमने हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन यानी कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से जिसे हमें निकाला है, इट वाज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, वह ओमेगा कोई कांस्टेंट हमारे पास है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पता है इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, बिकॉज सॉल्यूशन का मतलब है इसका एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है, दैट वाज सम कांस्टेंट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट बी साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, और जिसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है a cos ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट b sin ओमेगा टी। अगर हमें बाउंड इनिशियल कंडीशन दिया होता कि एट t इक्वल टू 0 हमारे पास x क्या है, या एट t इक्वल टू 0 हमारे पास x डॉट यानी कि वेलोसिटी क्या है, उन इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। और इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते थे, बट एज सच चूंकि हमें इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हमारे लिए यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहने का मतलब क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब जो मेरे पास ये सिस्टम है, स्प्रिंग जो मेरे दिया हुआ था, स्प्रिंग मास सिस्टम जो मुझे दिया हुआ था, दैट सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसका जो x होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल हार्मोनिकली वेरी विद टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था, हमने अपने दोनों निकाल लिया, हैमिल्टोनियन भी सिस्टम के लिए हमने निकाल लिया है,
और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने निकाल लिया है सिस्टम का, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल लिया है और उसका जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है वो भी हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। हमने आज ये देखा कि भाई किस तरह से हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स की हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। हमारा काम क्या होता है, पहले हैमिल्टोनियन फॉर्म करना, हैमिल्टोनियन को फिर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड जनरलाइज मोमेंटम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना, एंड देन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड प्रोसेस, जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगली बार किसी और लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।